हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के लिए जो है क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का जो है इंपॉर्टेंट सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। और आज का चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। ये चैप्टर नंबर 2 है, ये जो कि आपको पता होगा। इसके सारे जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले जो है चैप्टर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। क्षेमेंद्र की रचना जो है वो कौन सी बुक है ये बताना है आपको। तो ये है बृहत कथा मंजरी। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाए। बृहत कथा मंजरी जो है वो किसकी रचना है, क्षेमेंद्र की। याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जो भी दोस्त आपके क्लास 12th की तैयारी करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको पता होगा कि अब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से जो है 50 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो इसके इस दृष्टिकोण से जो ऑब्जेक्टिव भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही करने हैं जितना भी बनाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे लगभग कवर हो जाएंगे, चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका जो है वह किसकी रचना है। इंडिका वह किसकी रचना है। तो यह है मेगास्थनीज की। किसकी रचना है, मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ध्यान रखना। मेगास्थनीज किसकी रचना की, इंडिका की। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित का कहा जाता है। किसको कहा जाता है, किस गुप्त शासक को। तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। याद रखना, समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है, इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं। भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको, समुद्रगुप्त को। ये बात आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। तो ये कहा जाता था महापिलुपति। क्या कहा जाता था, महापिलुपति जो है गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक बात और, यदि किसी क्वेश्चन में आपको आंसर मिस्टेक से कोई मतलब कि आंसर में मिस्टेक हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा मतलब क्वेश्चन में आंसर आपको मिस्टेक से गलत बता दिया गया, तो वो आप सही करके हमें कमेंट के थ्रू जरूर बता सकते हैं। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से महिला संत थी, इनमें से बताना आपको कौन सी महिला संत थी। तो ये थी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, मीरा हो गया, अंडाल हो गया और कराईकल हो गया, ये तीनों जो महिला थी ये महिला संत थी। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धम्म की शुरुआत किसने की थी, किसके द्वारा धम्म की शुरुआत की गई थी। धम्म की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा जो है वो धम्म की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो ये नेपोलियन से की जाती है। जैसे कि आपको ऊपर बताए थे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त का तुलना किससे किया जाता है, नेपोलियन से किया जाता है। ओके, और ये यूरोपियाई शासक था नेपोलियन। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने गुरु जो इसके थे चाणक्य, उसके मदद से जो है धनानंद को हरा के, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको हरा के जो है उसको पराजित करके जो है मौर्य वंश का स्थापना किया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो वह कहाँ हुई थी, ये सरवनबेलगोला में हुआ था, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ये जगह कहाँ पे है, सरवनबेलगोला, कर्नाटक में। ध्यान रखना आपको, इस चंद्रगुप्त की मृत्यु सरवनबेलगोला में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो वह किस धर्म को मानते थे, तो ये जैन धर्म को मानते थे। याद रखना आपको, जैन धर्म को मानते थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो ये था वृहदर्थ। कौन था, वृहदर्थ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम राजा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन जो है एक पद होता था, एक विभाग होता था टकसाल, उसका प्रधान कौन होता था, तो ये होता था कौन, पन्याध्यक्ष। कौन होता था, पन्याध्यक्ष जो है ये मौर्यकालीन टकसाल का जो है ये प्रधान होता था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। मौर्य वंश की राजधानी तो ये पाटलिपुत्र थी। कहाँ पे, पाटलिपुत्र। याद रखना आपको, पाटलिपुत्र थी मौर्य वंश की राजधानी। मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था। मौर्य काल में जो है कलिंग राज वो कहाँ पे स्थित था, तो ये उड़ीसा में स्थित था। कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। याद रखना आपको, वर्तमान समय में उड़ीसा में स्थित है कलिंग। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था।
मौर्य प्रशासन में समाहर्ता था राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजकीय कर संग्रह अधिकारी जो है वो समाहर्ता कहलाता था मौर्य प्रशासन में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में ब्रह्मदय क्या था? मौर्य काल में ब्रह्मदय क्या था? ये भूमिदान था। क्या था? एक तरह का भूमिदान जो होता था उसको कहा जाता था ब्रह्मदय। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? किस धर्म को मानते थे अशोक? तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को ये अपना लिए थे, बौद्ध धर्म को मानते थे अशोक। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? अशोक जो है अपने पुत्र और पुत्री को जो है महेंद्र और संघमित्रा को जो है धर्म प्रचार के लिए जो है वो किस देश भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए? तो ये सिंहल द्वीप। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, जो कि श्रीलंका में है। कहाँ पे? श्रीलंका में सिंहल द्वीप। यहाँ पे जो है महेंद्र और संघमित्रा को जो है धर्म प्रचार करने के लिए भेजा गया था अशोक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था वह मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर जो है अशोक जो वो बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो ये हो गया उपगुप्त। उपगुप्त के जो है संरक्षण में आके, प्रभाव में आके जो अशोक जो वह बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजगिरी की नगर वधु का क्या नाम था? राजगिरी की नगर वधु का नाम था, क्या नाम था राजगिरी की नगर वधु का? ये सालवती था। क्या था? सालवती। याद रखना आपको, सालवती था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? ये किसके द्वारा लिखा गया कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो ये इसने कहा था वास्तविक सुकर्म वह है जिससे जो है प्रजा सुखी तथा प्रसन्न रहे। तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? तो ये तोसाली थी। क्या थी? तोसाली जो वह कलिंग की राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो ये पटना का वासी था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो ये लौह युगीन नगर कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? लौह युगीन नगर कहा जाता है। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो यह भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख ये है बोजका कोई का अभिलेख। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखना आपको, भारत का यह प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो मेगास्थनीज जो था वह जब पाटलिपुत्र आया तो वह किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में आया था? कौन सा यूनानी शासक का ये राजदूत था? तो ये था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था मेगास्थनीज पाटलिपुत्र। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन जो ये किस अभिलेख में किया गया? तो ये 13वें अभिलेख में किया गया है, जो कि अशोक के द्वारा लिखवाया गया है। ये अशोक का अभिलेख है, 13वां अभिलेख में किया गया है कलिंग युद्ध का वर्णन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है। चीन यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? चीन यात्री फायान जो है विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है भारत आया था। याद रखना, चीन यात्री फायान जो है वो किसके शासनकाल में? विक्रमादित्य के शासनकाल में। नेक्स्ट है। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ध्यान रखना आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। नेक्स्ट है। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है एरन अभिलेख में। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी वेरी। किस अभिलेख में जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो ये एरन अभिलेख में, एरन इंस्क्रिप्शन में। याद रखना आपको, एरन अभिलेख। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? बाणभट्ट की रचना जो है कादम्बरी, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। कादम्बरी जो वह किसकी रचना है? तो याद रखना आपको, बाणभट्ट। और उसमें जो है किस शासनकाल का वर्णन किया गया ये बताना है आपको। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किया गया है किसमें? बाणभट्ट में। ओके, जो कि कादम्बरी के द्वारा कादम्बरी में किया गया, जो कि बाणभट्ट का रचना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 और 20 ईस्वी में। याद रखना आपको, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 और 20 ईस्वी में गुप्त संवत का शुरू किया गया, जो कि गुप्त वंश से संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम में। याद रखना, वह चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त प्रथम में है। नेक्स्ट है। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया? तो ये विष्णुगुप्त के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त जो है वह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे।
आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जो है बार बार रिवाइज कीजिए, 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तो ही जाके आपको सही ढंग से याद होगा और एग्जाम में सही सही आप अटेम्प्ट ले पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए। एग्जाम से पहले तक 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखा कीजिए आप लोग, तो ही जाके आपको फायदा होगा और जल्दी जल्दी याद होगा, सही ढंग से कॉन्फिडेंट होकर आप एग्जाम में जा सकेंगे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो ये गुप्त काल कहलाता है, स्वर्ण काल। याद रखना आपको, गुप्त काल जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो ये 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कितने? 8 प्रकार के अर्थशास्त्र में। याद रखना है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना जो है 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी अर्थशास्त्र की रचना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र? ये थे वेनसांग। वेनसांग जो ये नालंदा विश्वविद्यालय आए थे पढ़ने के लिए। याद रखना आपको, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे वेनसांग। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया किसको? समुद्रगुप्त को। याद रखना आपको, समुद्रगुप्त जो वो बहुत ही अच्छा वीणा वादक थे, इसलिए जो है इसको सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए अंकित करते हुए इसका चित्र जो है वो दिखाया गया। ये गुप्त वंश का शासक है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन से लिपि का प्रयोग किया गया है जो कि उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त हुआ अशोक का अभिलेख? तो इसमें खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर जो आपका ए सही हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि। याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं आप बता सकते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 44 अभिलेख जो अभी तक अशोक के कुल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? तो ये हुआ श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में जो अशोक द्वारा जो प्रचारित किया गया बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ कहाँ पे? श्रीलंका में। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तो ये पाई तक्षशिला से। कहाँ से? तक्षशिला से जो ये वैद्य का शिक्षा पाया कौन? जीवक। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो ये राजगिरी का रहने वाला था। कहाँ का? राजगिरी का रहने वाला था जीवक। ध्यान रखना है। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की ख्याति जो वह किस रूप में थी? तो ये एक वैद्य के रूप में थी। ये एक वैद्य के रूप में जो कि मरीज का उपचार करता था, वैद्य के रूप में इसका एक ख्याति था जीवक का। याद रखना, इंपॉर्टेंट। किसी भी तरह से क्वेश्चन जो हुआ घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? अंगराज जो वह आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? तो ये था भागलपुर में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, भागलपुर। नेक्स्ट, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध जो वह किस वंश से था? तो ये हर्यक वंश से था। किससे था? हर्यक वंश। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्यक वंश। नेक्स्ट, जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो ये था वृद्धर्थ वंश से। किससे था? वृद्धर्थ वंश से था जरासंध का संबंध। इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखना, आपको बार बार रिवाइज करना है। जरासंध का संबंध किससे था? वृद्धर्थ वंश से था। नेक्स्ट, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तक्षशिला जो वह किस राज्य में स्थित है? ये गांधार राज्य में स्थित था। कहाँ पे? गांधार राज्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, गांधार राज्य में स्थित था तक्षशिला। नेक्स्ट, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। सेल्यूकस निकेटर जो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? धर्म विजय का उल्लेख जो ये अशोक के 13वें शिलालेख में। किसमें है? 13वें शिलालेख। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो थे वह किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता था? ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो ये राजगिरी थी। कहाँ पे? राजगिरी थी। याद रखना आपको, राजगिरी जो वह मगध की प्राचीन राजधानी थी। नेक्स्ट, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो ये था कौन? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो वह मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ये किसके द्वारा बनाया गया? उदयन के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो ये हो जाएगा इन सभी के संगम पर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इन सभी के संगम पर।
रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो ये किया गया मगध में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मगध। नेक्स्ट है ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था? तो ये बंगाल में अवस्थित था। कहाँ पे स्थित था? बंगाल में अवस्थित था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो ये है हरिसेन। कौन है? हरिसेन। याद रखना आपको, हरिसेन। नेक्स्ट है चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया? तो ये किया कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। प्राचीन भारत के औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मगध में स्थित है। कहाँ पे? मगध में। याद रखना आपको, मगध में। नेक्स्ट है शक वंश की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो ये 78 ईस्वी से मानी जाती है। कब से? 78 ईस्वी। नेक्स्ट विश्व में पाई जाने वाली सबसे पहली धातु थी? तो ये थी चांदी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट भारत का सबसे प्राचीनतम लिपि था? तो ये था ब्राह्मी लिपि। कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि, जो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी। नेक्स्ट प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो यह समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो ये रुद्रदमन के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? रुद्रदमन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है? तो ये है मेगास्थनीज। तो ये थे चैप्टर नंबर क्लास 12 के जो है हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो भी दोस्त लोग आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।